नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर इकोनॉमिक जो करंट अफेयर है यानी आर्थिक परिदृश्य पिछले 4-5 महीने का वो हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही कम समय में शॉर्ट और फास्ट तरीके से। तो दोस्तों आरबीआई से जुड़े हुए जो फैक्ट है जिसमें कि रेपो रेट वगैरह है तो वो जानने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी आरबीआई के बारे में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का ये जो केंद्रीय बैंक है और अप्रैल 1, 1935 जो है यानी वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो 1/4/1935 में आरबीआई की जो है वो स्थापना हुई थी दोस्तों। और जो एक्ट था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है उसके तहत 1935 में स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो शुरुआत में जो है दोस्तों कोलकाता में था, मगर बाद में इसको मूव्ड टू मुंबई 1937 यानी 1937 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसमें जो प्राइवेट शुरुआत में जो है ना ये प्राइवेट था और बाद में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी जब अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया, उसके कुछ समय बाद 1/1/1949 ये तारीख याद रखें, नया साल जनवरी 1/1/1949। 1/1 से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 1/1/2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, नीति आयोग 2015। 1/1/1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये सरकार की जो है बैंक है। आरबीआई का काम है दोस्तों जो निजी बैंक है और जो सरकारी बैंकें हैं उनका निगरानी करना, उनके लिए रूल्स आदि लागू करना और जो दरें हैं वो तय करना। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। नाम क्या है इनका? शक्तिकांत दास। अगर आप इनकी इमेज देख लेते हैं तो दिमाग में स्थायी रूप से रहता है। अब हम 17 जुलाई की बात करें, जो दरें हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है दोस्तों? आरबीआई अगर अपने अधीनस्थ बैंकों को जो राशि देती है और उस पर वो जो ब्याज लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। ये 4% है। यानी 100 रुपये अगर दिए हैं तो उसका 4 रुपये महीने के नहीं, साल के, वर्ष के 4 रुपये यानी 104 रुपये चुकाने पड़ेंगे। आरबीआई लेगी 104 रुपये। रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि अगर आरबीआई खुद अधीनस्थ बैंकों से खुद लेती है अगर, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये हमेशा कम होती है, ये है 3.35। ठीक है, तो ये इतना कम देगी, तभी तो इसको अब आरबीआई है मुखिया है। तो बैंक रेट, बैंकें आपस में जो लेन देन करती है उस पर। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4%, SLR स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18.75। तो थोड़ा आप ध्यान में रख लें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। हालांकि ये 2-2 महीने से इसकी समीक्षा होती है तो ये बदल भी जाती है 2 महीने बाद में। ये अगर दरें कम होगी दोस्तों तो फिर जो ब्याज की दरें हैं वो भी कम होगी। अब आता है नेक्स्ट फैक्ट, 10 सरकारी बैंक जो है उनका विलय कर दिया गया है। यानी जो बैंकें थी उनको आपस में मिलाकर बड़ी बैंक में शामिल कर दिया गया है। ये घोषणा तो हो गई थी अगस्त 2019 में, मगर इनका जो विलय है वो प्रभावी हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। तो ये जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2020 यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 2020 तारीख ध्यान में रखें। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बैंक किस में मिली है। तो जैसे देखो OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय हुआ है PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का हुआ है केनरा बैंक में। और ये जो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है इनका हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ये जो है इलाहाबाद बैंक, इसका हुआ है इंडियन बैंक में। तो 4 नाम आपको PNB, केनरा, पिक्के फिल्म आई थी ना, UI, तो ठीक है, तो पिक्के UI। तो ऐसे कोई ट्रिक से आप याद रखें। तो पंजाब नेशनल बैंक ये इसका लोगो है, इसमें 2 मिल गई OBC और UBI। ये केनरा बैंक है, केनरा, तो इसमें सिंडिकेट मिल गई। ये यूनियन बैंक है, ये मेन बैंकों का आपको लोगो दिखाएं ताकि आपके दिमाग में एक छवि बन सके स्थायी रूप से लंबे समय तक। तो यूनियन बैंक जो है ये आंध्रा और कॉरपोरेशन इसमें मिली है। और ये जो इंडियन बैंक है नीचे, इसमें मिली है इलाहाबाद बैंक। तो ये बड़ी बैंकें हो गई है मिलकर। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान में रखें इसको। नेक्स्ट फैक्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक दोस्तों इसके त्रिस्तरीय है राजस्थान में इसका ढांचा, कि इसमें जो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला और गांव में।
तो सहकारी बैंकों में बहुत सारे किसान जो है लोन भी लेते हैं, पूंजी भी जमा कराते हैं। तो अब क्या हुआ है दोस्तों कि आरबीआई जो है, आरबीआई के विनियमन में अब ये शामिल हो गए हैं। यानी इतने दिन इन पर आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, आरबीआई इनकी निगरानी नहीं करती थी, मगर अब आरबीआई की निगरानी में आ गए हैं। देश में करीब 1540 जो बड़े सहकारी बैंक हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय क्यों लिया गया? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के बाद यह निर्णय लिया गया। यानी ये इस बैंक थे, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आरबीआई है और आरबीआई ने ये पीएमसी बैंक, ध्यान में रखें, पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन जो सहकारी बैंक है इसमें घोटाला हो गया था। तो इस वजह से लोगों की विश्वास बना रहे, तो इसलिए अब जो है इनको आरबीआई की निगरानी में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत बना 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये खुशी की बात है दोस्तों। अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि अमेरिका, उसके बाद में 2 नंबर पे है चीन, ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं याद में रखो, अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जापान। इसलिए अब अमेरिका चीन में टकराव हो रहा है क्योंकि अमेरिका का प्रतिद्वंदी, फिर जापान और जर्मनी, और 5वां है भारत। तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। इस्पात के मामले में जो है भारत का स्थान दोस्तों 1 नंबर पे चीन, 2 पे भारत, 3 में जापान। तो जो कच्चा इस्पात है, यानी जो लोहा है, लोहे में मैंगनीज आदि मिला के इस्पात यानी कि स्टील बनाया जाता है, तो इसका उत्पादन की हम बात करें तो इसमें भारत जो है वो 2 नंबर पे है विश्व में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है दोस्तों? अमेरिका। पहले चीन हुआ करता था, मगर अब ये जो समय है पिछला, यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर 2019 तक के हम आंकड़े देखें, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब आयात और निर्यात दोनों चीज़ें, आयात और निर्यात दोनों को हम शामिल करें तो उसे द्विपक्षीय कहते हैं। इसी में अगर आयात जाता है तो व्यापार घाटा माना जाता है। तो अमेरिका से हुआ है 68 अरब डॉलर का, चीन से हुआ है 64 अरब डॉलर का। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका और 2 नंबर पे चीन। अब हमें धीरे धीरे चाइना के जो सामान है दोस्तों, नया सामान नहीं लेना है, जो घर पे है अब उसको तो फेंकना नहीं है कि उसको हम फेंकेंगे। मोबाइल मान लो 10,000 का फेंक दिया तो इससे तो चीन को फ़ायदा होगा, अपना नुकसान हो रहा है। मगर नया नहीं खरीदना है, नया खरीदें तो कोशिश करनी है कि इंडियन कंपनी का खरीदें, और विदेशी खरीदना पड़े तो कम से कम चाइना मेड तो किसी हालत में नहीं हो। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक अंकटाड संस्था है, पूरा नाम भी ध्यान में रखें, पूछा जाता है कई बार। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, सी यानी कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, ऑन टाड, टाड यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये टाड का मतलब है TAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार और विकास। तो ये अंकटाड जो है सम्मेलन को ही वो संस्था का नाम दे रखा है। तो इसमें क्या है मित्रों कि इसकी 30वीं रिपोर्ट जो है 15 जून को जो है 2019 15 जून को जारी की गई थी अभी 2020 में, जिसमें ये कहा गया है मित्रों कि 2019 में भारत में 51 अरब डॉलर, देखो 51 रुपये जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वैसे 51 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। यानी भारत में जो आया है निवेश वो 51 अरब डॉलर रुपए का आया है। इस हिसाब से भारत 9वें स्थान पर है। कोरोना के कारण एशिया में इस वर्ष 2020 में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में 45% तक की कमी का अनुमान है, यानी कि लगभग आधा निवेश गिर जाएगा। ये तो दोस्तों विश्वव्यापी मंदी है। तो अब FDI इनफ्लो और आउटफ्लो, FDI के 2 रूप होते हैं। इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह है, यानी जैसे देश के अंदर जो है आए रुपए दूसरे देशों की कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, तो यह है अमेरिका 246 बिलियन डॉलर, चीन में 141 बिलियन डॉलर। तो सबसे ज़्यादा FDI कहाँ रहा, इनफ्लो या अंतर प्रवाह, ये पूछा जाए तो अमेरिका। और आउटफ्लो यानी उस देश की कंपनियों ने विदेशों में दूसरे देशों में जाके पैसे लगाए, तो ये है जापान 227 बिलियन डॉलर के साथ में। यहाँ अमेरिका 2 नंबर पे है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ चीन 2 नंबर पे है, यहाँ अमेरिका 2 नंबर पे है। और भारत का जो स्थान है वो रहा यहाँ जो है ना अंतर प्रवाह के तहत, यहाँ जो है 9वां स्थान रहा भारत का 51 अरब डॉलर के साथ में। ये अंकटाड का लोगो है यूनो वाला, ये जो विश्व का नक्शा और ये जो क्या है वो उसकी गेहूं की पत्तियां वगैरह। नेक्स्ट फैक्टर,
भारत में कोल एक्सचेंज। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि अभी जो कोयला है, कोयला व्यापार मंच, अभी इसको ऑनलाइन कर दिया है और 41, ये याद रखें 41, ठीक है। हम छोटे थे ऐसे बच्चे तो कई बार ऐसे कहते थे ना कि 41 आपको एक थप्पड़ लगाए तो आप कितने लगाओगे, छोटे बच्चे से सवाल पूछते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हम 2 लगाएंगे, फिर कहते हैं 41 लिखो, तो ये देखो बन जाता है पापा, फिर कहते हैं अरे पापा। तो इस तरह से छोटे बच्चे हंसते थे, याद है ना आपको, आपके भी साथ ऐसा हुआ कभी जोक। तो 41 ऐसे संख्या याद रखें, 41 से याद आ गया था। तो कोयला ब्लॉक की नीलामी, तो मित्रों कोयला ब्लॉक कितने 41, ठीक है। नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है। तो इससे क्या है कि एक तो सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक पारदर्शिता आएगी। स्वनिधि योजना, स्वनिधि ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो PM यानी प्राइम मिनिस्टर, और S का मतलब स्ट्रीट, और यहाँ V पढ़े आप वेंडर, स्ट्रीट वेंडर यानी जो गली में जो बेचने वाले ठेले वाले हैं और है, तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को रोज़गार देने के लिए ये प्रोग्राम है। तो इसमें रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इसमें बहुत कम ब्याज दर होगी और 50 लाख लोग जो इससे पर लाभान्वित होंगे। और अगर वो ब्याज चुका देते हैं यानी लोन चुका देते हैं तो उनको फिर लास्ट में सब्सिडी भी मिलेगी। नेक्स्ट, पाकिस्तान की बात करें तो विश्व की सबसे महंगाई दर जो है ज़्यादा है कहाँ पर, पाकिस्तान में हो गई है 14%। मूडीज़ क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी एक एजेंसी है जो क्रेडिट के बारे में बताती है, साख वगैरह के बारे में। तो इसने भारत की रेटिंग घटाकर BAA3 कर दी है। पहले BAA2 थी, अब 3 कर दी है, तो कम कर दी है इसने घटाकर। MSME ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा, प्रवासी श्रमिकों के पलायन से ये प्रभावित होगा और सरकार ने इसको वापस इसमें जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें से काफ़ी बड़ी राशि इसके लिए रखी है। तो एक तो इसका पूरा नाम ध्यान रखें, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी जो लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग। तो इनके लिए नए मानक आ गए हैं दोस्तों अभी 3 जून 2020 को, ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जा सके, शामिल किया जा सके। सूक्ष्म हम लेते हैं माइक्रो, हम सोचते हैं कोई 10,000 20,000 का कोई धंधा होगा, नहीं। पहले था 25 लाख, आपने 25 लाख का इन्वेस्ट किया है, यानी आपने इतने रुपए लगा के कोई काम धंधा शुरू किया है, तो वो सूक्ष्म उद्योग माना जाता था। अब क्या आ गया है, नया निवेश 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का उद्योग क्या माना जाएगा, सूक्ष्म माइक्रो, और लघु का 10 करोड़ और मध्यम का 50 करोड़। तो अब आपको वैसे नया ध्यान रखना है, और जो रेड कर रखा है मुख्यतः ये ध्यान रखना है। ये यहाँ टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर का मतलब पूरे साल में लेन देन कितना हुआ, फ़ायदा नहीं, मतलब खर्चा कितना हुआ, रुपए आया कितना, फिर उनमें से जो घटाते हैं तो लास्ट में वो लाभ बचता है। तो यहाँ टर्नओवर का मतलब जो कुल लेन देन कितना हुआ, तो ये 5 करोड़ 50 करोड़ 250 करोड़। ये पुराने हैं तो पुराने पे थोड़ी नज़र रख लेना, बाकी आपको ये 1 10 50 से याद रख लेना। एक के आगे सुनने लगा तो 10, अब आगे कर दो 50। आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़, ये संख्या याद रखनी है, 20 लाख करोड़ यानी लाख करोड़, 20 LC याद रखें, 20 LC क्या पैकेज दिया है। इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान दिया गया है नाम, क्योंकि हमें अब आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत के लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी ज़रूरत की अधिकतर चीज़ों के लिए खुद आत्मनिर्भर हो जाए। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। इसके लिए कुल 5 किस्तों में प्रस्तुत किया गया, पूछा जा सकता है 5 किस्तें, ठीक है। अपने हथेली में अंगुलियां और अंगूठों का निशान बनता है ना 5, तो 5 किस्तें, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों हम थोड़ी बात और करते हैं। आजकल बहुत काफ़ी पॉपुलर चल रहा है अनअकैडमी, तो आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप लोड करें, वहाँ पर भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। वहाँ आप RPSC कैटेगरी चुनें, फिर आप मेरा नाम सर्च करें और मेरा नाम सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आप वहाँ प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें और आप जो है 10% डिस्काउंट उसमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ स्पेशल में मेरे बहुत सारी निःशुल्क क्लासेज हैं, उन्हें देख सकते हैं।
अभी पटवारी के लिए और ACF के लिए और RS के लिए मैं वहाँ अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ आपको करंट अफेयर पटवारी का, राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ACF के लिए और RS के लिए, तीनों के लिए जो है आपको मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।